नमस्कार छात्रों। तो आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान कक्षा 7 के लिए, जिसके अंतर्गत आज हमारा उपविषय रहेगा नागरिक शास्त्र। और नागरिक शास्त्र का पहला पाठ जिसका नाम है हमारा संविधान। तो संविधान क्या है, संविधान किसे बोलते हैं? तो संविधान एक नियम कानून जिसमें हमारे देश के नागरिकों के लिए नियम कानून लिखे हुए हैं। अच्छा, संविधान पढ़ने से पहले इसे लिखने की, बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? जैसा कि हम जानते हैं कि प्राचीन समय से ही, प्राचीन काल से ही हमारे यहाँ राजतंत्र शासन है, यानी राजा का पुत्र राजा होगा तो वही राजा अपने नियम कानून व्यवस्थाएं लागू करते थे। राजकाज का कार्य अपने मंत्रियों को सौंपते थे, वही देखते थे, उसमें कुछ संशोधन करके उनकी अगली पीढ़ी शासन करती थी। लेकिन चूँकि स्वतंत्रता के बाद में अब लोकतंत्र शासन बना, प्रजा का शासन, लोगों का शासन हुआ, तो इसमें हर 5 साल बाद सरकार बदलती है, मत चुनने का मतदान होते हैं। तो क्या हर 5 साल बाद नियम कानून अलग अलग बने जाएंगे? इसमें तो बहुत कठिनाई होगी। तो इसलिए जब हमारे यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था और अंग्रेज़ भारत देश को आज़ाद करने वाले थे, तब उस समय चुनौती सबसे बड़ी ये थी कि अब तक तो हम अंग्रेज़ों के बनाए हुए शासन के अनुरूप, नियम कानून के अनुरूप अपने कार्यों को करते हैं, लेकिन अब आगे कैसे किया जाए? क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 में समाप्त हुआ, उसके बाद आज़ाद होने की स्थिति बन रही थी, तो बहुत परेशानी थी इस बात के लिए कि अब आगे का शासन किस प्रकार से किया जाए। तब हमारे देश के जो योग्य नेता थे, उन्होंने मिलकर क्या किया कि जो जितने भी रियासतें थी, जितने भी राज्य थे, 562 राज्य थे, उनमें जो योग्य व्यक्ति थे उन्हें बुलाया और बुलाकर उनसे अपने अपने क्षेत्रों के अनुसार नियम कानून बनाने के लिए उन्होंने लिखित रूप से मांगे कि आपने के क्षेत्र में क्या आवश्यकता है, उसके अनुसार आप नियम और कानून उसके तोड़ने के लिए सज़ा का प्रावधान करें। तो संविधान, जिसे क्या नाम दिया गया, संविधान नाम दिया गया। यानी संविधान क्या है? लिखित रूप में, हमारे यहाँ का संविधान लिखित रूप में है। राजतंत्र जब शासन होता था तब वो लोग मौखिक रूप से ही अपने शासन व्यवस्था लागू करते थे। तो भारत का संविधान क्योंकि लिखित रूप में है, तो लिखित रूप में देश के सभी नागरिकों के लिए, देश में जितने भी नागरिक हैं, सभी नागरिकों के विकास के लिए क्या बनाए गए? नियम बनाए गए कुछ, कि आपको इन नियमों का पालन करना है। उदाहरण के तौर पर नियम, हम स्टूडेंट हैं 6th-7th क्लास के, तो हमारे लिए एक नियम है बाईं सड़क पर बाईं ओर चलना चाहिए। अब अगर हम इस नियम का नहीं बनाते, नहीं पालन करते, तो क्या होता? एक्सीडेंट की संभावना अधिक हो जाती। तो इसके लिए हमने क्या बनाए? इसी तरह के बहुत सारे नियम बनाए, कानून बनाए, और इन कानून का पालन ना करने के लिए दंड का क्या प्रावधान किया गया, यानी सज़ा का प्रावधान किया गया नियम कानून का, कि अगर कोई इस तरह का कोई नियम तोड़ता है तो उसके लिए उसे क्या सज़ा दी जाती है। इसके साथ साथ जो देश का कामकाज है, देश का कामकाज है, या जो नियम या जो शासन व्यवस्था है, उन्हें लागू करने के लिए योग्य व्यक्ति, यानी उनके योग्य कामकाज के लिए नागरिकों की योग्यता के आधार पर उनके कार्य निर्धारण किए गए। कामकाज के लिए नागरिकों की योग्यता के आधार पर क्या किया गया? उनका कार्य विभाजन किया गया। यानी अगर कोई पद बना है, जैसे राष्ट्रपति का पद बना है या उपराष्ट्रपति का, न्यायाधीश का, तो उसमें क्या क्या योग्यता होनी चाहिए,
वो भी क्या है, अपने संविधान में लिखा हुआ है। अब ऐसा नहीं है कि ये संविधान बनकर तैयार हो गया तो इसमें कोई आगे उन्हीं नियमों पर चला जाए, आने वाले 5 साल में, 10 साल में या 50 साल तक हमने जो एक बार बन गए तो उन्हीं पर चला जाए, ऐसा भी नियम नहीं है। उन्हें ज़रूरत के अनुसार उनमें बदलाव किए जाते रहे हैं। तो संविधान क्या है, आपने देखा होगा, देश के नागरिकों के लिए नियम कानून और जो व्यक्ति हैं उनकी योग्यता के आधार पर उनके कार्यों का विभाजन, यानी जो कार्य करेंगे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या रेल मंत्री, कोई भी मंत्री हो गए या कोई भी IAS PCS जो अधिकारी होते हैं, जिला अधिकारी या कुछ भी हैं बनते हैं, तो उनकी योग्यता का निर्धारण भी किस में है, संविधान में ही किया गया है। अब हम देखेंगे संविधान सभा का गठन किस प्रकार होता है। तो संविधान सभा का गठन हमने पढ़ा संविधान है क्या, अब इसे किस प्रकार से तैयार किया गया। तो सन 1946 में संविधान सभा बनाई गई जिसमें 389 सदस्य बुलाए गए। प्रत्येक रियासत से, प्रत्येक राज्य से जो योग्य लोग थे, अपने क्षेत्र के पढ़े लिखे लोग थे, विद्वान लोग थे, उन्हें 389 सदस्यों को बुलाया गया। और उसके अध्यक्ष कौन बने, संविधान सभा के अध्यक्ष बने, स्टार्टिंग के जो अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष वो तो सच्चिदानंद थे, लेकिन स्थायी सदस्य अध्यक्ष बनाया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके क्या बने, अध्यक्ष बने। अब जब 389 लोग बुलाए गए थे तो ये तो संभव नहीं था कि प्रत्येक को ही अध्यक्ष बना दिया जाए। आपने देखा होगा, आपके विद्यालय में आप भी पढ़ते हो, अध्यापक पढ़ाते हैं, लेकिन उनका एक प्रमुख कौन होता है, प्रधानाचार्य होता है। उसी प्रकार से संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा बुलाई गई 1946 में, उसमें 389 सदस्य बुलाए गए और उसके अध्यक्ष बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कार्य था कि उन्हें दूसरे लोगों को कार्य सौंपना कि आपको किस विषय पर क्या लिखना है और क्या नियम बनाने हैं आपको, फिर उनसे इकट्ठा करना है। इसमें दूसरी एक समिति बनाई गई, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति यानी लिखने का कार्य, जिसके अध्यक्ष बने, प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने क्या करा, लिखवाने का कार्य, यानी खुद भी लिखने का और दूसरे जो और इसके सदस्य थे उनसे संविधान लिखवाने का कार्य कराया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। यानी संविधान को अनुच्छेद, अनुसूचियों में बांटा गया, भाग में बांटा गया, जिसमें 12 अनुसूची। प्रारंभ में जब संविधान लिखा गया था तो उस टाइम 8 थी, फिर बढ़कर इन्हें 12 कर दिया गया, 22 भाग, 395 अनुच्छेद। इस तरह से इन्हें बांटने का कार्य और क्रम से लगाने का कार्य किसका था, प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। हमारा संविधान लागू कब हुआ, ये बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसे लागू किया गया, लागू हुआ ये 26 जनवरी 1950 का, जिसे हम किसके रूप में मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाते हैं और इसे राष्ट्रीय त्यौहार भी कहते हैं। अब हमने पढ़ देखा कि हमारा संविधान है क्या और संविधान किस प्रकार बनकर तैयार हो गया। अब जब इसका अंदर का पेज पलटते हैं तो उसमें सबसे पहले आती है संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना क्या है, संविधान का जो पहला पेज है वो शुरू होता है प्रस्तावना से। प्रस्तावना के अंदर लिखा गया है कि हम भारत के लोग हैं और भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता तथा लोक गणतंत्रात्मक राज्य बनाएंगे। तो ये कुछ शब्दों का यूज़ किया गया है, इनका मतलब क्या है। प्रभुत्व संपन्न राज्य का मतलब होता है हम स्वतंत्र हैं अपने निर्णय लेने के लिए कि हम किसी दूसरे बाह्य देश से, जो विदेशी हैं, उनसे हम किस प्रकार के संबंध बनाते हैं, उस पर हमारे लिए दबाव नहीं है कि हम बाहर रह रहे लोगों से या बाहर के व्यक्तियों से, विदेशी लोगों से संबंध नहीं बना सकते या उनसे लेन देन नहीं कर सकते। तो ये सब हम करने के लिए क्या है, स्वतंत्र हैं।
दूसरा शब्द आता है समाजवादी। समाजवादी का मतलब है आर्थिक रूप से सभी लोग समान रहें, यानी कोई ज़्यादा गरीब ना हो, कोई ज़्यादा अमीर ना हो, तो इसमें सबको समान रूप से, सबके लिए जो उनका आमदनी का जरिया है वो कमाने के लिए, व्यय करने के लिए सभी पूरे देश के जितने भी धर्म हैं, जातियां हैं, सभी के लोग अपनी आजीविका प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र हैं। वो किसी भी प्रकार अपनी आजीविका प्राप्त कर सकते हैं बिना दूसरे को नुकसान पहुंचाए, हानि पहुंचाए। तीसरा शब्द आता है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है कि हमारे यहाँ जो भी धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कहीं पर मुस्लिम ज़्यादा हैं किसी राज्य में हिंदू ज़्यादा हैं, ईसाई या सिख ज़्यादा हैं, तो वो राज्य अपने राज्य को के धर्म को अधिक महत्व नहीं दे सकता, यानी अपना धार्मिक राज्य घोषित नहीं कर सकता। भारत में जितने भी राज्य हैं, प्रत्येक कोने कोने के राज्य को दूसरे धर्मों का भी आदर करना है। पंथ निरपेक्षता यानी अपने धर्म को आस्था रखते हुए भी दूसरे धर्म के लोगों को बराबर सम्मान देना। एक वर्ड है इसमें लोकतांत्रिक गणराज्य। लोकतांत्रिक गणराज्य यानी भारत के लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। वो 5 साल के लिए चुने जाते हैं, 5 साल बाद दोबारा उन्हें मौका मिलता है, अगर वो प्रतिनिधि सही से कार्य नहीं कर रहा है तो उसे चेंज करने का, और इसके बीच में भी अगर वो गलत कार्य करता है, सही से कार्य नहीं कर सकता है, तो उसे एक बहुमत द्वारा, जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, कार्यपालिका न्यायपालिका, तो उसमें वो हटा सकते हैं। तो ये थी हमारी संविधान की प्रस्तावना जो पहले पेज पर है। उसके बाद में संविधान में क्या है, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, जिन्हें भी हमारे लिए जानना जरूरी है। तो आइए अब हम देखते हैं मौलिक अधिकार। तो संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, लेकिन इन मौलिक अधिकारों में बहुत विस्तृत है। हमारा पहला मौलिक अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार यानी व्यक्ति किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में जन्म लेता है तो उसे जो रोजगार दिए जाएंगे वो बिल्कुल समान दिए जाएंगे। जो कि पहले जब अंग्रेज़ों का शासन था या मोहम्मदन मुसलमान शासन रहा, मुग़लों का शासन रहा, तुर्कों का शासन रहा, उसमें राजतंत्र में ऐसी व्यवस्था नहीं थी। लेकिन लोकतांत्रिक संविधान बनाया गया है, सभी लोगों से मिलकर बना है, तो उसमें ऐसी व्यवस्था है कि जिन्होंने भारत में जन्म लिया है या जो भारत से बाहर से आकर भी रह रहे हैं, उन्हें कुछ अधिकार दिए गए हैं। यानी अगर इन अधिकारों का मतलब क्या है, इन अधिकारों का मतलब है अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आप इनके विरुद्ध न्यायपालिका में जा सकते हैं, इनके विरुद्ध मुकदमा कर सकते हैं कि हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है, हमें ये अधिकार नहीं मिल रहे हैं। तो समानता के अधिकार में आपको रोजगार की समानता है, धर्म जाति के आधार पर आप कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में जाकर रह सकते हैं, अपना रोजगार कर सकते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से सम्मेलन कर सकते हैं या सम्मेलनों में भाग ले सकते हैं, रैली कर सकते हैं, सम्मेलनों में भाग ले सकते हैं। समानता के अधिकार में रोजगार की समानता है, आप में जो भी योग्यता है आपकी उसके अनुसार आपको रोजगार मिल सकता है, जीविका उपार्जन में समानता है। ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू धर्म का है और उसने एजुकेशन अपनी BA MA कर लिया है तो उसे नौकरी मिल जाएगी, और जो मुस्लिम धर्म का है उसे नहीं मिलेगी। यानी जितने भी धर्मों के लोग हैं, जाति के लोग हैं, वो सभी समानता हैं, उन्हें रोजगार में समानता है अगर उनकी एजुकेशन या उनका कंपटीशन में समान अंक उन्होंने प्राप्त किए हैं। तो इस तरह से समानता यानी सभी भारत में समान है। दूसरा अधिकार आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार हम अपने कार्यों को करने के लिए
स्वतंत्र हैं, यानी हमारे ऊपर किसी का दबाव नहीं है। हम अभिव्यक्ति, यानी अगर हमें सरकार से या किसी व्यक्ति से कुछ परेशानी है या वो देश के हित में कार्य नहीं कर रहा है तो हम उसके प्रति अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसके अंतर्गत आती है, यानी हम अपने विचार उसके प्रति रख सकते हैं। हम बिल्कुल स्वतंत्र हैं, किसी दबाव में, किसी के प्रेशर में नहीं हैं। दूसरा, स्वतंत्रता के अधिकार में हम कोई भी आयोजन बुला सकते हैं, सभाएं बुला सकते हैं या अपने धर्म का प्रचार भी कर सकते हैं, उसके लिए भी हम स्वतंत्र हैं। तीसरा हमारा अधिकार आता है धार्मिक स्वतंत्रता। हम अपना धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू के जो राम मंदिर, भगवान राम हैं या कृष्ण हैं, उनके विचारों को हम संपूर्ण देश में फैला सकते हैं। या मुस्लिम हैं तो कुरान की बातें या सब, हम अपने धर्म का प्रचार करने के लिए बिल्कुल स्वतंत्र है। धर्म की पूजा करने के लिए हम स्वतंत्र हैं, हमारे ऊपर ये प्रेशर नहीं है कि हम मंदिर में जाकर पूजा नहीं कर सकते, मस्जिद में नहीं जा सकते या गुरुद्वारों में नहीं जा सकते। चौथा आता है हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार यानी कोई हमारे धर्म अधिकारों का हनन कर रहा है, हमें पढ़ाई लिखाई करने के लिए अवसर नहीं दे रहा, विद्यालय में हमें परेशान कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, न्यायालय में याचिका दायर कर सकते हैं या उसकी रिपोर्ट न्यायालय में जाकर लिखवा सकते हैं। कोई भी व्यक्ति हमें किस प्रकार से अपनी बात पर हम जोर से सकते हैं। अगर हम मजदूर हैं और कोई हमारा शोषण करता है, यानी हम 10,000 रुपये का वेतन का काम करते हैं, हमें 5 या 4,000 रुपये दिए जा रहे हैं, उसके अलावा हमें ओवर टाइम वर्क कराया जा रहा है, 8 घंटे का काम है, 12 घंटे लिए जा रहा है, तो वो भी क्या हुआ, एक प्रकार का शोषण हुआ, और जिसके विरुद्ध हम क्या करते हैं, न्यायालय में या रिपोर्ट लिखा सकते हैं अपनी जो थाना है बराबर का उसमें। तो शोषण के विरुद्ध हमें क्या है, आंदोलन करने का अधिकार है। शोषण हम जो हमें वेतन है मौलिक, हमें वही मिलना चाहिए, हम उसके विरुद्ध याचिका दायर कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। संस्कृति व शिक्षा का अधिकार यानी भारत में रहते हुए हम अपने जो हमारे रीति रिवाज हैं हम उन्हें मना सकते हैं, कोई भी हमें रोक नहीं सकता, ये हमारा क्या है, अधिकार है। शिक्षा, हमें जितनी भी एजुकेशन हम चाहते हैं उतनी एजुकेशन ले सकते हैं। अधिकारों का पता हमें जब लगता है जब हम प्राचीन को उठा के देखते हैं। क्या होता था कि जो हमारे यहाँ गरीब छात्र होते थे, निर्धन होते थे, उन्हें विद्यालय में प्रवेश की अनुमति नहीं थी, पहले उन्हें बैठकर शिक्षा दी जाती थी। लेकिन अब देखो कि चाहे कोई हिंदू धर्म से है या मुस्लिम धर्म से है, अगर बेंच पड़ी है तो वो सभी के लिए है, ज़मीन पर बैठ के पढ़ रहा है तो वो सभी के लिए है। तो ये क्या है, हमारा शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट हमारा लास्ट अधिकार आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी ये जो संविधान में जो हमारे नियम दिए रखे हैं, कानून है, अगर इनका कोई उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध क्या है, हम न्यायालय में जा सकते हैं या थाने में रिपोर्ट लिखा सकते हैं, यानी उसके विरुद्ध हम कार्य कर सकते हैं। यानी जो हमारे अधिकार दिए रखे हैं उनका बचाव ही क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसे किया है। जो संविधान में हमें नियम कानून बनाए हैं, हमारी योग्यता के आधार पर कार्य दिए गए हैं, उनसे बचाव क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम पढ़ेंगे इसमें संविधान में दिए हैं नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य। नीति निर्देशक तत्व भी हमारे संविधान का ही एक भाग है। नीति निर्देशक तत्व है क्या, नीतिक निर्देशक तत्व भी मौलिक अधिकारों के समान हैं, लेकिन
उसमें डिफरेंस है। डिफरेंस से पहले हम देखेंगे, अंतर से पहले देखेंगे हैं क्या ये। इसमें कुछ अधिकार केंद्र सरकार ने राज्यों को दिए हैं जिसे वो अपने राज्य के नागरिकों पर उनके कल्याण के लिए लागू करते हैं। लेकिन अब उनमें अंतर क्या है? मौलिक अधिकार की तरह ही होते हैं नीति निर्देशक तत्व, लेकिन उनमें एक अंतर रखा गया है। अंतर यह है कि अगर मौलिक अधिकार हमें नहीं मिलते हैं तो हम उसके विरुद्ध न्यायालय में जा सकते हैं, लेकिन नीति निर्देशक तत्वों का अगर पालन नहीं किया जाता है राज्य सरकार के द्वारा किसी भी, तो हम राज्य सरकार को चेंज कर सकते हैं। यानी 5 साल बाद नई सरकार का गठन किया जा सकता है बहुमत चुनाव द्वारा, लेकिन हम उसके विरुद्ध न्यायालय में नहीं जा सकते। तो ये नीति निर्देशक तत्व में कौन कौन से होते हैं? जैसे रोजगार की व्यवस्था, राज्य में जो भी है, जो योजनाएं चलती हैं हमारी, जैसे मनरेगा योजना चल रही है एक नागरिकों को रोजगार देने के लिए, तो वो भी क्या है? एक नीति निर्देशक तत्व के अनुसार है। और जो नेशनल पार्क हैं या जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनका संरक्षण करना, अंतर्राष्ट्रीय नीति, शिक्षा अपने राज्य के लोगों को मुहैया कराना, शिक्षा प्राप्त करने के लिए किताबें या अध्यापकों के विद्यालय में व्यवस्था करना, ये सब क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। यानी नीति निर्देशक तत्व से अभिप्राय यह है कि केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को कुछ अधिकार दिए गए हैं जिनका उपयोग वो अपने राज्य के लोगों के कल्याण के लिए कर सकते हैं। लेकिन नीति निर्देशक तत्व लागू ना होने पर कोई भी व्यक्ति न्यायालय नहीं जा सकता। जैसे कि मौलिक अधिकार अगर उन्हें नहीं मिले, तो अगर कोई उन्हें शिक्षा देने के लिए विद्यालय में, उदाहरण के तौर पर अगर एक बच्चा विद्यालय जाता है और टीचर उससे मना कर देते हैं कि तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा, तुम इस जाति के हो, इस धर्म के हो, तो वो उसके विरुद्ध न्यायालय में जा सकता है, थाने में रिपोर्ट लिखा सकता है, याचिका दायर कर सकता है कि हमें शिक्षा से वंचित कर रहे हैं। आए समझ में? मौलिक अधिकार के प्रति जा सकता है, लेकिन नीति निर्देशक का पालन ना होने पर, लागू ना किए जाने पर न्यायालय में नहीं जा सकता। इसके बावजूद कुछ तत्व दिए गए हैं, मतलब मौलिक कर्तव्य। अब आते हैं, हमने अधिकार पढ़ लिए, मौलिक कर्तव्य। चूँकि संविधान में जब हमारे लिए अधिकार दिए हैं, कल्याण के लिए नीतिक निर्देशक तत्व हैं, तो हमारा भी कोई कर्तव्य बनता है। यानी भारत के नागरिकों का भी कर्तव्य होता है कि वो देश के विकास में अपना सहयोग करें। मौलिक कर्तव्य जिनकी संख्या 11 है। मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। जैसे देश के नागरिकों को कर्तव्य है कि वो जितनी भी सार्वजनिक स्थल हैं उनकी साफ सफाई पर ध्यान दें, वहाँ कूड़ा ना फैलाएं। जो सार्वजनिक इमारतें हैं, राष्ट्रीय इमारतें हैं, उनकी देखरेख करना। यानी हम जहाँ वो व्यवस्था तो सरकार ने लगाई है, लेकिन हम उसे गंदा काम करने का कार्य भी नहीं करें। तीसरा इसमें ही आता है मौलिक कर्तव्य में कि जो हमारा राष्ट्रीय गान है, राष्ट्रीय ध्वज है, तिरंगा झंडा है, जनगण मन है, राष्ट्रीय गीत है, उसका हम आदर करें। तो ये सारे क्या आते हैं? हमारे मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत। देखा गया उदाहरण के तौर पर कि कुछ लोग ट्रेन में सफ़र करते हैं या बस में सफ़र करते हैं, तो वहीं बैठे बैठे हाथ से उनकी सीट का कवर हटा लेते हैं। कुछ लोग तो ट्रेन से बहुत सारा सामान चोरी कर लेते हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि हम ऐसे लोगों पर रोकें, उनकी शिकायत करें, और ऐसा करने से नहीं करेंगे कि जो सरकार की वस्तु है, जो सरकार ने हमारे लिए रखी है, उसका भी हम संरक्षण करें और उसका उपयोग भी करें। मौलिक अधिकार हमें यात्रा करने का दिया गया है कि हम सभी के साथ में यात्रा कर सकते हैं, लेकिन कर्तव्य ही भी है कि हम जिस वाहन से यात्रा कर रहे हैं उसकी सुरक्षा भी करें। मौलिक अधिकार हमें है, हम सार्वजनिक स्थानों पर जा सकते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि वहाँ पर हम गंदगी ना फैलाएं या लड़ाई झगड़े ना करें। तो आज हमने देखा संविधान के बारे में। आगे हम देखेंगे संविधान में को किस प्रकार से कार्यपालिका गठन किया गया है, जो कार्यों का विभाजन किया गया है राष्ट्रपति का, प्रधानमंत्री का, और उनके क्या कार्य हैं। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझने के लिए पार्ट को 1 से 2 बार पढ़ें भी, और वीडियो को भी 2-3 बार देखें। धन्यवाद।